हेलो, नमस्कार विद्यार्थियों, नमस्कार अभिभावकों। नवीन एकेडमी उच्च माध्यमिक विद्यालय चौरटन के जो अभी लॉकडाउन की वजह से ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की है, उसमें आज कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान का पहला पाठ है, जो आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करवाया जा रहा है कक्षा 8 विषय सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए। तो सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थियों को ध्यान रखना है कि उनके सामाजिक विज्ञान में पहला पाठ है हमारा भारत, यानी हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में एक सामान्य परिचय की बात की गई उसमें। तो सबसे पहले तो अपने यह जानना है कि विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या है, भारत कहाँ है। जैसे ये सामने दो मैंने चित्र बनाया, ये ग्लोब यानी पृथ्वी के चित्र है, आपको पता है ना पृथ्वी गोल है। अब अपने को यह देखना है इस पृथ्वी पर भारत की स्थिति क्या है। आज का अपना टॉपिक है हमारा भारत। तो इसमें से भी सबसे पहले ये अपने को जानना है कि विश्व मानचित्र पर भारत का। तो देखो, किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति का निर्धारण उसकी अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार के आधार पर लगाया जाता है। तो सबसे पहले आपने 6वीं और 7वीं कक्षा में अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाओं के बारे में आपने अच्छी तरह सुना होगा, अच्छी तरह पढ़ा होगा। जहां तक नवीन एकेडमी में पढ़ा है तो आपको अच्छी तरह याद भी होगा। तो सबसे पहले अपन विश्व मानचित्र पर भारत देखते हैं। इधर देखिए, विश्व मानचित्र पर भारत, विश्व मानचित्र पर भारत, समझ पाई बात। विश्व मानचित्र पर भारत के सबसे पहले इधर देखो, ये पृथ्वी। सबसे पहले ये मैं एक रेखा खींच रहा हूं इसके बीच में, इसको अपन कहते हैं 0 डिग्री देशांतर, सॉरी 0 डिग्री अक्षांश रेखा। देशांतर रेखा नहीं, पहले अक्षांश रेखा समझिए। ये है 0 डिग्री अक्षांश, इसे अपन कहते हैं भूमध्य रेखा, इसे अपन कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश जो पृथ्वी पर या ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाती है, उन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। समझ में आई बात। तो ये है 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा। तो कई बार पूछा जाता है कि कौन सी रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध और दूसरा दक्षिणी गोलार्ध। ये है भूमध्य रेखा। अब ये भूमध्य रेखा के ये ऊपर वाला भाग ये हो गया अपना उत्तरी गोलार्ध। कौन सा हो गया? उत्तरी गोलार्ध। ये हो गया अपना उत्तरी गोलार्ध और ये भाग हो गया दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा हो गया विद्यार्थियों? वो उत्तरी गोलार्ध और ये भाग हो गया अपना दक्षिणी गोलार्ध। यानी भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर पृथ्वी को 2 भागों में बांट दिया, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। समझ में आई बात। अब इधर देखिए, सबसे पहले भारत की अपन को, अब ये अक्षांश रेखाएं पृथ्वी पर आड़ी खींची जाती है और सबसे पहले अपने को यह ध्यान रखना है कुल अक्षांश रेखाएं जो पृथ्वी पर, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री तक और ये 0 से 90 डिग्री तक। समझ में आई बात। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कुल अक्षांश रेखाएं 179, कितनी है? 179। यहां पर ध्यान रखो, कुल अक्षांश रेखाएं तो है 179 और कुल अक्षांश, फिर आप इसमें अंतर क्या है? देखो ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री से यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 ऐसे करके 90 डिग्री तक, ठीक है। फिर यहाँ से 0 से 1 2 3 4 ऐसे करके 90 डिग्री, 90 और 90 180। लेकिन कुल अक्षांश अपन बात करें तो 181। कितने? 181। ये आपका ध्यान रखना। जो 8वीं कक्षा वाले भी वीडियो देख रहे हैं, उससे बड़े भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो भी ध्यान रखना कि कुल अक्षांश रेखाएं 179 और कुल अक्षांश की बात करें तो अपने है 181। यानी ग्लोब पर तो अक्षांश ये 179, लेकिन ये अपने आता है ग्लोब पर, और मानचित्र पर
एक है तो 181। भाई बात समझ में। अब इन अक्षांश रेखाओं के आधार पर भारत की स्थिति अपने को निर्धारित करनी है। अब यहां से 0 डिग्री से 1 2 3 3 सबसे ये इधर हो जाएगा 90 डिग्री, यहां पर हो गया 90 डिग्री, और ये भी 1 2 3 ऐसे करके ये हो गया 90 डिग्री। इसको ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव, समझ भाई बात। ये 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। भाई बात समझ में। उसके बाद एक साथ के बारे में आपने नाम सुना होगा। यहां पर एक मैं लाइन खींच रहा हूं और इधर मैं लिख रहा हूं 23.5 डिग्री। अब विद्यार्थियों ये बताओ 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश है दक्षिणी अक्षांश? देखो ये ऊपर 0 डिग्री से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध, तो ये 0 डिग्री से ऊपर उत्तर में तो ये होगा उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री ये है उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसको कहा जाता है कर्क रेखा। क्या कहा जाता है? आपने सुना होगा कर्क रेखा, जो भारत के बीचों बीच गुजरती है कर्क रेखा। समझ भाई बात। इतना ध्यान। और 23.5 इसी के नीचे एक में लाइन और खींच रहा हूं, जैसे अपन कहते हैं ये है ये भी 23.5 डिग्री। क्यों? मैंने बताया 0 से 90 तक ऊपर जाएगी, 0 से 90 तक नीचे आएगी। तो ये 23.5 डिग्री ये उत्तरी अक्षांश नहीं है, तो 0 डिग्री से नीचे दक्षिणी गोलार्ध है, तो ये आएगा अपने दक्षिणी अक्षांश। ये है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, और इसको कहा जाता है मकर रेखा। क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मकर रेखा। चलो अक्षांश के बारे में 8वीं के विद्यार्थियों को इतना ध्यान रखना, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कर्क रेखा है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, जिसे अपन कहते हैं मकर रेखा। और 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश को उत्तरी गोलार्ध, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है दक्षिणी गोलार्ध, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। और एक ध्यान रखना, जो नहीं समझ रहा है तो पृथ्वी पर जो आड़ी रेखाएं पूर्व से पश्चिम की ओर मिलाते हुए खींची जाती है, जिन्हें अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। अब सबसे पहले अपने को ये ध्यान रखना, अपन देश बात करते हैं भारत, तो सबसे पहले इधर देखिए भारत का अक्षांशीय विस्तार, भारत किन किन अक्षांशों में फैला हुआ है। अब यहां से अपने को 0 डिग्री के माध्यम से अपने को पता चल जाएगा कि भारत की अक्षांशीय स्थिति क्या है। तो वो है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, उत्तरी ये 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अक्षांश अब से कहीं उत्तरी अक्षांश लिख रहे हैं, कहीं दक्षिणी अक्षांश लिख रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ लिखा भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, वो है उत्तरी अक्षांश। तो विद्यार्थियों आपको ये प्रश्न याद रखना कि भारत भूमध्य रेखा के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। तो सीधी सी बात है, भारत तो उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसके अक्षांशीय विस्तार से अपन स्थिति जानी है कि भारत तो उत्तरी अक्षांश में, वो भी 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। कहने का अर्थात ये है कि ये 0 डिग्री है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर भारत होगा। ये माना कि मानचित्र को पैमाने पर आधारित नहीं है, फिर भी मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये 0 डिग्री से ऊपर, माना कि पतंगाकार आकार के मानचित्र से आपको बता रहा हूँ, माना कि ये भारत क्या है, भारत है 0 डिग्री से ऊपर, 0 डिग्री से ऊपर है। क्यों? क्योंकि भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो यहां तक मान लीजिए ये 8 डिग्री 4 है। और समझ में नहीं आए तो 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत फैला हुआ है यहां तक, यानी ये भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे अपन कहते हैं, और यानी कि ये दक्षिणतम बिंदु जैसे अपन बात करते हैं इंदिरा पॉइंट, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, और ये सबसे ऊपर अपना कश्मीर। कौन सा है? कश्मीर। आई बात समझ में। तो ये भारत अक्षांश
में फैला हुआ है तो वो अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, वो भी उत्तरी अक्षांश दक्षिणी अक्षांश नहीं है। भारत की स्थिति कहीं भी पूछे तो उसके अक्षांशीय विस्तार में आपको उत्तरी अक्षांश याद रखना, क्योंकि भारत भूमध्य रेखा के सापेक्ष उत्तरी गोलार्ध में ये यहाँ पर हो गया अपना भारत। तो एक तो पहला प्रश्न ये आपको याद रखना, भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है भारत, यानी भारत उत्तरी गोलार्ध में है। और ये एक रेखा भारत के बीचों बीच निकल गई, ये एक रेखा है कर्क रेखा। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है जो भारत के बीचों बीच। विद्यार्थियों ये बात आप ध्यान रखना, पृथ्वी के बीचों बीच रेखा निकलती है वो है भूमध्य रेखा 0 डिग्री देशांतर, और भारत के बीचों बीच निकलती है 23.5 डिग्री देशांतर, जिसे अपन कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? और इस कर्क रेखा के बारे में कई बार प्रश्न आता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है। और अपना पहला पाठ है हमारा भारत है और दूसरा पाठ है राजस्थान के बारे में, तब और अच्छे से बात करेंगे अक्षांश देशांतर के बारे में। अब आपको ये ध्यान रखना कि कर्क रेखा भारत के बीचों बीच गुजरती है, वो भी कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और इसका मैं एक यहाँ पर क्रम लिख रहा हूं, आपको अच्छी तरह याद रखना है कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, उसका सही मैं क्रम बताऊं। जो भारत के बीचों बीच निकलती है, सबसे पहले मैंने इधर लिखा गुजरात, सुनाई दे रहा है? गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद है त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद आता है मिजोरम, त्रिपुरा के बाद है मिजोरम। ये ध्यान रखना कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से गुजरती है। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। तो बड़े लेवल पे कई बार ऐसे पूछ लिया जाता है, कर्क रेखा 8 राज्य, गुजरात, 2 राजस्थान, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। ये सही क्रम है। इधर से देखें तो पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम, और ये है पूर्व से पश्चिम की ओर। ये क्रम में आपको क्रम याद रखना है अच्छी तरह। कई बार पूछा जाता है कर्क रेखा जिन राज्यों से गुजरती है उनका पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम दर्शाइए, या पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रम दर्शाइए। कई अटपटा तर्क के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, आपको ये लाइन अच्छी तरह याद रखनी है। 8 राज्यों से कर्क रेखा निकलती है, समझ में आई बात? तो राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है, वो राजस्थान पढ़ेंगे, उसके संदर्भ में आप अच्छे से बात करेंगे। अभी ज्यादा समय लग जाएगा, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप भारत की अक्षांशीय विस्तार से आपने को ये ज्ञात हो गया कि भूमध्य रेखा के सापेक्ष भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। समझ में आ गई बात? और कर्क रेखा जो भारत के बीचों बीच गुजरती है। और विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति ऐसे अपन देखते हैं, अक्षांशीय विस्तार हो गया, अक्षांशीय के बाद अपने को दूसरी स्थिति होती है देशांतर। क्या होती है? देशांतर। तो अब यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूं भारत का देशांतरीय विस्तार। अब ये इधर से मैं समझा रहा हूं भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार। अब अक्षांश और देशांतरों में अंतर है। ये है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये है पूर्वी देशांतर। ये आपको अच्छी तरह ध्यान रखना है। अक्षांशों में मैंने उधर लिखा उत्तरी अक्षांश, और देशांतर में मैंने लिखा पूर्वी देशांतर। क्यों? तो अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं में अंतर है।
अक्षांश रेखा है जो ग्लोब पर आड़ी खींची जाती है पूर्व से पश्चिम की ओर, जबकि देशांतर रेखा है उत्तरी ध्रुव को दक्षिण ध्रुव से मिलाती हुई, यानी एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाती हुई, यानी खड़ी रेखाएं खींची जाती है। वो आड़ी रेखाएं अक्षांश होती है और देशांतर रेखाएं जो खड़ी होती है। और पृथ्वी पर ऐसी कुल 360 देशांतर है। कितने? 360 देशांतर है। समझ में आई बात? और ये अक्षांश रेखाएं तो इनके ये जो बीच में दूरी होती है ये बराबर होती है। अपन इसको यूं सारी की सारी माना कि ये सारी की सारी अक्षांश रेखा है और इनके बीच की दूरी बराबर है, यानी इनके बीच की दूरी होती है 111 किलोमीटर। इनके बीच की दूरी बराबर होती है, लेकिन अक्षांश रेखाओं में सबसे लंबी होती है भूमध्य रेखा। जैसे जैसे अपन ऊपर जाएंगे अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। भूमध्य रेखा सबसे बड़ी, फिर इससे छोटी 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 और अंत में बिल्कुल छोटी आ जाएगी। लेकिन इनके एक बात ध्यान रखना, इनके बीच की दूरी है जो 111 किलोमीटर बराबर होती है। जैसे भूमध्य रेखी व्यास, भूमध्य रेखी व्यास है जो है 12,756 किलोमीटर का भूमध्य रेखी व्यास है। ये सबसे लंबी अक्षांश रेखा है। जैसे जैसे ध्रुव तक जाएंगे तो अक्षांश रेखा की लंबाई छोटी होती जाएगी और ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर आएंगे तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई बढ़ती जाएगी। तो इनके बीच की दूरी बराबर होती है 111 किलोमीटर। और उसके बाद अपन पढ़ते हैं देशांतर। और देशांतरों की अपन बात करें तो देशांतर यूं है, ये है 0 डिग्री देशांतर, ये है 0 डिग्री देशांतर। कौन सा है? ये है 0 डिग्री देशांतर। तो ऐसे 0 डिग्री से यूं 1 2 3 4 5 ऐसे करके ये हो गई 180 डिग्री, और फिर 1 2 3 4 5 ऐसे 180। तो बताओ 180 पूर्वी देशांतर ये, और इधर ये 180 पश्चिमी देशांतर में, और 180 और 180 360। तो आपको ध्यान रखना कि कुल देशांतर कितने हैं? 360 है। 180 पूर्वी देशांतर और 180 पश्चिमी देशांतर, तो कुल देशांतर हो गए 360। और इनके बीच की दूरी, एक ध्यान रखना, बीच की दूरी यानी देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है। कैसी होती है? देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी होती है जो असमान होती है, और सर्वाधिक जो दूरी होती है वो भूमध्य रेखा पर होती है। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है और सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर। कहां पर होती है? भूमध्य रेखा पर। और भूमध्य रेखा पर होती है 111.32 किलोमीटर। 111.32 किलोमीटर। अब ये आपके दिमाग में आता होगा विद्यार्थियों कि अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी तो समान है और इनकी लंबाई असमान है। मैं कहता हूं जो देशांतर रेखा है उसकी लंबाई बराबर है लेकिन बीच की दूरी असमान है। क्यों? क्योंकि देशांतर रेखाएं एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाती हुई चलती है। कहने का मतलब उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है। जैसे ये एक, फिर ये दूसरी यूं आई, इसको मिलाई, फिर इसने इसको मिलाया, फिर इसने इसको मिलाया, यानी एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव को मिला दिया। समझ में आई बात? मिला दिया। तो अब सीधी देखो देशांतर रेखाओं के बीच यहाँ दूरी कम है, ज्यादा हुई, ज्यादा भूमध्य रेखा पर सबसे ज्यादा हुई, फिर वापस नीचे जाएगी, कम होती जाएगी, एकदम इस ध्रुव से मिल जाएगी। तो कहने का मतलब है देशांतर रेखाओं के बीच सर्वाधिक दूरी है ये यहाँ, ये भूमध्य रेखा पर है, यहाँ पर सर्वाधिक दूरी है वो है 111.32 किलोमीटर है। जो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर और कुल देशांतर होते हैं 360। तो ये देशांतर रेखा यूं खींची जाती है, एक ध्रुव को दूसरे ध्रुव से मिलाती हुई खींची जाती है, जिनको अपन कहते हैं देशांतर रेखाएं। और अक्षांश रेखाएं जो पृथ्वी पर आड़ी खींची जाती है उन्हें अपन कहते हैं अक्षांश रेखाएं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर। अक्षांश रेखाओं में तो अपने को भारत मिल गया। अब देशांतर, भारत का देशांतरी विस्तार देखो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। तो सीधी से को ये 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री से इधर ये हो गया पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पूर्वी गोलार्ध,
और ये इधर हो गया पश्चिमी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। तो भारत 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष भारत पूर्वी गोलार्ध में, और पूर्वी गोलार्ध में भी भारत की स्थिति शुरू होती है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पर, यानी इधर। माना कि ये भारत यह भूमध्य रेखा से ऊपर है, माना कि भारत ये इधर कर्क रेखा भारत के बीचों बीच निकाल देंगे, और ये भूमध्य रेखा से ऊपर है, और इधर है भारत पूर्वी गोलार्ध में। क्या आगे आई बात समझ में? देशांतर रेखाओं के सापेक्ष कैसे कैसे कि अपने को पता है भारत भूमध्य रेखा से ऊपर है, 8 डिग्री 4 से शुरू होता है, तो ये भूमध्य रेखा से अपने ऊपर रख दिया, और कर्क रेखा यहाँ से ये कर्क रेखा भारत के बीचों बीच निकल जाएगी, निकल गई बिल्कुल, और इधर शुरू होता है पूर्वी देशांतर 0 डिग्री से करते 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ये यहाँ है 68 डिग्री 7, और यहाँ तक बात खत्म हो गया, वो है 97 डिग्री 25। ये समझ में आई बात? तो अपने को विश्व मानचित्र पर भारत की स्थिति क्या है, विश्व मानचित्र पर भारत को अपन ने देख लिया, अच्छी तरह समझ लिया, अक्षांश रेखाओं के अकॉर्डिंग समझ लिया और देशांतर रेखाओं के अकॉर्डिंग समझ लिया। तो विद्यार्थियों, आप भारत का अक्षांशीय विस्तार याद रखना और देशांतरीय विस्तार याद रखना, और अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी समान होती है, और देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी असमान होती है, और सर्वाधिक दूरी होती है भूमध्य रेखा पर, जो 111.32 किलोमीटर की होती है। अब ये बात आ गई समझ में। अब ये 360 देशांतर होते हैं, कई बार इसमें से अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कैसे कि 0 डिग्री से 180 पूर्वी देशांतर इधर पूर्वी गोलार्ध में, और 180 पश्चिमी गोलार्ध में। तो भूमध्य रेखा के सापेक्ष भारत उत्तरी गोलार्ध में, और 0 डिग्री देशांतर रेखा के सापेक्ष भारत पूर्वी गोलार्ध में। तो कहने को भूमध्य रेखा और देशांतर रेखा दोनों के सापेक्ष भारत है, तो भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। कौन से गोलार्ध में? भूमध्य रेखा देशांतर रेखा दोनों के सापेक्ष भारत है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में। ये आपको पता चल गया, सामने उत्तर बता। और मित्रों, ये ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये अक्षांश रेखा है, ये देशांतर रेखा है। कहीं भी आप चित्र देखते हो इस प्रकार का चित्र है, तो ये अक्षांश रेखा है, और इसको अपन कहेंगे अक्षांश, और जो खड़ी रेखाएं हैं उनको अपन कहेंगे देशांतर, और इसको अपन कहेंगे देशांतर, और एक ऐसा जो अपने को देखने को मिल जाए यूं, जिसमें अक्षांश भी हो और देशांतर दोनों ही दर्शाई हुई हो, तो इसे कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो जाल बनता है, जिसे अपन